हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज नेक्स्ट सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इन बराबर में दे रखा है 1/1840। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये पूरा एज एट एज अपना ऑप्शन में हमारा आने के चांसेस रहते हैं। कभी इसको पूछ लेता है, कभी इसको पूछ लेता है, तो हमें ये दोनों चीज़ें मतलब याद करके रखनी पड़ेंगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस का, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसके बाद में डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg दे रखा है। ठीक है, तो इसको लर्न करने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएल, TG2 या फिर अदर स्टेट के जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड या थर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद हमारा ये अगला पॉइंट है चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का मीन्स होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव आयंस होते हैं तो इसलिए इसमें पॉजिटिव लगा है। तो 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन बराबर में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो वो कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, नील होता है। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डैश ऑफ ऑर्डर ऑफ कितना होता है? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर। उसके बाद में डायमीटर ऑफ ऑर्बिट कितना होता है? डायमीटर ऑफ ऑर्बिट होता है 10⁻⁻14 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद में एम्पियर बराबर में, मतलब I इज इक्वल टू में होता है Q/T। ठीक है, Q/T होता है तो उसको कूलम बटे कितना सेकंड होता है, और किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो इससे हम जो Q बराबर में क्या लिख देंगे? IT लिख देंगे। अगर हमें I दे रखा है, T दे रखा है तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें Q दे रखा है, T दे रखा है तो हम I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के। उसके बाद में 1 कूलम चार्ज हमारा होता है 6.28 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में होता है 1 जूल एनर्जी के, और 1 मेगा ओम बराबर में होता है 10⁻6, और 1 किलो ओम 10⁻3, और 1 मिली ओम बराबर में 10⁻⁻3 ओम। ठीक है, उसके बाद में लॉ ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू में रो L/A होता है। L मीन्स होता है लेंथ, A मीन्स एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, और L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रो बराबर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ठीक है, जो हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। इंडक्शन मोटर इन रोटर 2 टाइप्स। ठीक है, इंडक्शन मोटर में रोटर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? स्क्वायरल केज, और नंबर 2 होता है हमारा बाउंड रोटर। बाउंड रोटर में हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, और स्टार्टिंग से हम जो है स्लोली इसके रेजिस्टेंस को कट करके और एक हायर वैल्यू तक हम इसके रोटर को रन करा सकते हैं। उसके बाद में नो लोड पर मोटर का पावर फैक्टर 0.1 to 0.2 लैग होता है। ठीक है, पर फुल लोड की अगर बात करते हैं तो फुल लोड पर पावर फैक्टर मोटर का 0.8 लैगिंग होता है। उसके बाद में हमारा कंडक्टेंस आता है, G बराबर में होता है 1/R। तो R की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, R रो L/A रखेंगे तो A ऊपर पहुँच जाएगा तो A/रो L हो जाएगा। G की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। कंडक्टिविटी बराबर होता है हमारा रो। ठीक है, ये हमारा कंडक्टिविटी की इस तरीके से मतलब सिंबल होता है। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं इसको। 1/में रो होता है, और रो की वैल्यू मतलब सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी होती है? महो पर मीटर होती है। उसके बाद में हमारा ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और I इज इक्वल टू में V/R होता है, और R इज इक्वल टू में V/I होता है।
आई इज इक्वल टू में पी बाई वी होता है, बराबर में अंडर रूट में पी बाई आर होता है। ठीक है, अगर इस अंडर रूट को हटाएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और पी यहाँ पर है। उसके बाद में पी हमारा, पी क्या है, पी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, पी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये पी हमारा यहाँ रहेगा। और अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पर स्क्वायर करूँगा, उसके बाद में ये इसके पास जाएगा तो P इक्वल टू में आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ के अंतर्गत ही आता है। R इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई पी होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इससे हम पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हम पावर को कैलकुलेट कर देंगे। अगर वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पी बाई आई स्क्वायर होता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। वी बराबर में पी अपॉन आई होता है और अंडर रूट में पी आर भी करते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर में होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर में होता है हमारा 1000 किलोवाट। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर में होता है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड। और अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दें तो यहाँ 6 हो जाएगा। लीनियर सर्किट डज नॉट चेंज विद वी आई, मतलब जो लीनियर सर्किट होता है वो वोल्टेज और करंट के साथ में चेंज नहीं होता। यूनिलेटरल सर्किट जो होता है वो कौन सा होता है, तो डायोड और रेक्टिफायर हमारे यूनिलेटरल सर्किट होते हैं, जिसमें एक साइड से धारा फ्लो करती है, करंट एक साइड ही फ्लो करता है। दूसरी साइड से अगर करंट फ्लो करेगा तो वो आ नहीं पाएगा, बिल्कुल ओपन सर्किट हो जाएगा। ये नॉन लीनियर सर्किट वो होते हैं जो करंट और वोल्टेज के साथ में चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाईलेटरल सर्किट में हमारा क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन आती है। ट्रांसमिशन लाइन में हम किसी भी तरफ से हम जो करंट को फ्लो करा सकते हैं, उसमें उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो भी डायरेक्शन होती है उसको हम पता कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में करंट हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, बाई कॉर्क रूल। उसके बाद में एक्टिव नेटवर्क वी आई सोर्स होता है, मतलब वोल्टेज और करंट का सोर्स होता है, वो एक्टिव नेटवर्क के अंतर्गत आता है। लेकिन पैसिव नेटवर्क के अंतर्गत हमारा RLC आता है। RLC में कोई भी हमारा सोर्स नहीं होता, एनर्जी सोर्स नहीं होता, इसलिए हमारा ये पैसिव नेटवर्क होता है। लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, और म्यू नॉट ये हमारा एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर होती है। उसके बाद में हमारा होता है मिलीमेंस थ्योरम, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस में V3/R3 होती है ये वाला। और उसके बाद बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितने भी रेजिस्टेंस अगर लगे हों और वोल्टेज अलग अलग दे रखी हैं तो हम एक वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे और वो मिलीमेन थ्योरम के अंतर्गत आता है। ठीक है, डॉट डॉट मैंने n लगा रखा है, कितने भी रेजिस्टेंस हों। उसके बाद में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्स लॉ। ठीक है, F बराबर में होता है 1 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 इंटू में Q1 Q2 बटे में डी स्क्वायर होता है। तो ये क्यों आया है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है और इसको जो कैलकुलेट करके हमारी ये वाली वैल्यू आ गई है। उसके बाद में कैपेसिटेंस C बराबर में Q/V होता है, Q बराबर में CV होता है जो कि कूलम के बराबर होता है। उसके बाद में सीरीज कैपेसिटेंस में हम क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 डॉट 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 एन, जितने भी कैपेसिटेंस लगे होंगे सीरीज में उनको इस तरीके से हम जो कैलकुलेट करेंगे जैसे पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर बात पैरेलल की आ जाती है तो हम पैरेलल में क्या करेंगे कि पैरेलल में जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके जोड़ देते हैं उस तरीके से हम पैरेलल में कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे, जैसे C1 C2 C3 C4 डॉट 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 एन, चाहे कितने भी हमारे कैपेसिटेंस ऐड हों। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस बराबर में कितनी होती है, W बराबर में ½ CV स्क्वायर। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। चार्जिंग क्या होता है, V बराबर में स्मॉल v बराबर में कैपिटल V, इसे जो हम मैक्सिमम बोलते हैं 1 माइनस का e की पावर
टी अपॉन टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो टी बराबर में, जो कैपिटल टी बराबर में होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस कितना होता है, आरसी होता है। और टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टर हमारा एल बाई आर होता है। डिस्चार्जिंग हमारी कितनी होती है, वी मतलब स्मॉल वी बराबर में कैपिटल वी इनटू में ई की पावर माइनस का टी अपॉन टी होता है। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ यहीं पर फिनिश होती है और आगे की सीरीज़ मैं कल स्टार्ट करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।